नमस्कार दोस्तों। कल हम अध्याय 2 को पढ़ रहे थे, उसके पार्ट 1 को हमने कवर कर लिया था। आज हम इसे पार्ट 2 में पूरे अध्याय को कवर करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, एक आपको पिक्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार से लड़के और लड़कियों के बीच मतभेद हो रहा है, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है और कुछ के साथ नहीं किया जा रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ी थी कि लोग किस प्रकार से जातीय भेदभाव पढ़ रहे थे। थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जातीय भेदभाव हमारे अपने आसपास के लोगों के अनेक कार्य करते देखते होंगे आप। उदाहरण के लिए जैसे हम कल पढ़े थे कि किस प्रकार हमारे ग्रामीण के लोग किस प्रकार कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे कृषि का कार्य हो गया, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सिलना आदि। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका का साधन है, मतलब इससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। ये बातें हमने कर ली थी कल। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ये कह रहा है, समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व नहीं समझते। समाज के लोग जो हैं इन कार्यों को समान महत्व नहीं समझते हैं। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व तथा इसे करने वाले को निम्न दर्जे समझा जाता है। क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी कार्य जो होता है वह कभी छोटा नहीं होता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि काम जो है कभी छोटा नहीं होता है, चाहे वह कोई भी काम हो, चाहे वह निम्न स्तर का हो चाहे वह उच्च स्तर का हो, वह कार्य होता है। कार्य को हम कभी भी उच्च और निम्न में नहीं दर्शा सकते हैं। तो सफाई, अगर मान लीजिए ये लोग अगर सफाई, जिन लोग ये काम करते हैं, कपड़े धोना, कचरा उठाना, सफाई करना, मान लीजिए ये लोग नहीं होंगे तो इन कार्यों को कौन करेगा? तो समाज में इनका भी महत्व होना चाहिए। इन्हीं के कारण जो समाज है आज प्रदूषित से जो मतलब जो समाज में जो प्रदूषण फैलता है उसको इन्हीं लोग जो हैं रोकते हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो समाज में क्या होगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा। पर्यावरण में जो कचरे फैल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। उन्हें साफ फिर कौन करेगा? तो सभी लोगों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार जंगल में छोटे जानवर और बड़े जानवर का होना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज में भी सभी लोगों का होना आवश्यक है और सभी प्रकार के कामों का भी होना आवश्यक है। बड़े से छोटे कार्य, सभी कार्य जो हैं वो होना चाहिए और सब कार्य को हमें करना चाहिए। उनमें हमें उनका जितना महत्व हम बड़े कार्यों को देते हैं, जितना महत्व हम दूसरे कार्यों को देते हैं, उतना महत्व इन कार्यों को भी देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य बहुत ही महत्व होते हैं। तो कुछ समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनको महत्व नहीं देते हैं। इसे करने वालों को निम्न दर्जे समझा जाता है। मतलब जो ये कार्य करता है उसे निम्न दर्जा वाले समझा जाता है कि तुम तो ये सब काम करते हो, तुम तो छोटे व्यक्ति हो, ऐसा समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। आज हमारे देश में इस प्रकार की भेदभाव उतनी देखने को नहीं मिलती है। इसमें थोड़ा बदलाव आया है, मतलब लोग अब उतना भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वह उच्च जाति के हो या निम्न जाति के हो। आज सभी लोग इस कार्य का महत्व समझते हैं। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी, मतलब अत्यधिक प्रबल थी। पुराने ज़माने में क्या होते थे, जाति व्यवस्था
काफ़ी जो थी प्रबल थी। मतलब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक तरीके से उन्हें उनके मान सम्मान को ठीक तरीके से जिस प्रकार से लोगों का मान सम्मान मिलना चाहिए उस प्रकार से उन लोगों को नहीं मिलती थी। उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाती थी। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। जन्म के अनुसार उनके जाति का निर्धारण होता था। आप लोग अक्सर सुनते होंगे जो ब्राह्मण कुल से, जो ब्राह्मण जाति से जन्म लेते हैं उनका पद जो था वो सबसे उच्च होता था। हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण जाति से जन्म लेते थे उनका जो पद होता था वह सभी जातियों से उच्च होता था। और जो जो मतलब सूत समुदाय से जो जन्म लेते थे उनका वर्ग मतलब उनका जो स्तर होता था सबसे निम्न होता था। इस तरह समाज में जो थे जन्म के आधार पर जाति को बांट दिया गया था। अब इसमें क्या कर रहा है देखिए कि लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। यानी लोग अपनी अपनी जाति यानी अपनी अपनी जाति की जो व्यवसाय था, तो सब जाति के अलग अलग रोजगार होते थे, अलग अलग काम होते थे, अलग अलग उनका रोजगार होता था। उस रोजगार को अपनाने के लिए वो बाध्य थे, मतलब मजबूर थे। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वालों की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। मतलब जो निम्न स्तर की जाति के लोग थे उनकी जो हालात थी बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही बदतर थी। बदतर का मतलब होता है बहुत ख़राब। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता था। देखिए उस समय निम्न वर्ग के लोग होना सबसे बड़ा दोष था। मतलब उन लोगों को अछूत कहा जाता था। उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता था, कई प्रकार के भेदभाव होता था। सही तरह से उनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें नीच समझा जाता था, जो कि समाज में इस प्रकार की अवधारणा लाना बिल्कुल ही गलत है। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उदाहरण के लिए वे स्कूलों में अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। देखिए उन्हें क्या क्या चीज़ों में रोक लगाया गया था निम्न वर्ग के लोगों में। इसलिए सरकार आज उन्हें इतनी छूट दी है इसी कारण से, क्योंकि समाज में प्राचीन काल से वह क्या है लोगों की लोग उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनकी परेशानियां को झेलते आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे वर्तमान समय में उन लोगों की थोड़ी छूट दी गई है ताकि उनका जीवन स्तर जो है अच्छा हो सके। उन्हें देखिए मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक कुओं में पानी लेना उनके लिए संभव नहीं था। वर्तमान समय में भी हमारे समाज में विभिन्न जातियाँ रहती है। कोई व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकते हैं। देखिए अभी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तभी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता था, लेकिन पहले प्राचीन समय में सब जाति के अलग अलग कार्य होते थे। जैसे ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ करना और राज दरबार में जाके राजाओं का मार्गदर्शन बनना। इस तरह के बहुत सारे उनके कार्य होते थे बड़े बड़े, और सबसे ऊंचा पद होता था उनका। उसके बाद क्षेत्रीय आते थे। क्षेत्रीय का काम होता था रक्षा से संबंधित, यानी आपका प्रांत में अगर कभी भी आक्रमण हो तो उसका दायित्व होता था क्षेत्रीय लोगों का, और उन्हें बचाना उनका कर्तव्य होता था। देश की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता था। उसके बाद व्यापार लोग आते थे। देखिए ऐसे तो चार आमतौर पर मुख्य तौर पर ऐसे चार वर्गों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, एक क्षेत्रीय, उसके बाद आपका हो गया ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य लोग जो व्यापारी लोग होते थे वो उनका जो संबंध था, उनका जो व्यवसाय था वो व्यापार था, यानी व्यापार करना। और शूद्र
शूद्र जो लोग थे वह निम्न जाति के लोग थे, तो उन्हें निम्न वर्ग के काम दिए जाते थे। जैसे साफ सफाई का काम हो गया, पशु बड़े बड़े जो पशु मर जाते थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, साफ करना, उसे हटाना, इस तरह की कई तरह की जो कार्य थी जो निम्न स्तर के लोग करते थे। तो उस समय प्राचीन समय में सभी को जाति के आधार पर बांटा गया था, जाति के आधार पर उनके कार्यों को बांटा गया था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सभी प्रथाएं हट चुकी है और अब कोई भी व्यक्ति चाहे कितनों भी उच्च पद का हो या निम्न पद का हो, वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना व्यवसाय को चुन सकता है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, निम्न वर्ग से हैं, तो आप अच्छे से अच्छे नौकरी ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन ब्राह्मण कुल से हैं, तो आप अच्छे कार्य नहीं ले सकते हैं, अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो समाज में वर्तमान समय में समाज में वही आगे बढ़ सकता है जो अच्छी तरह से अपना योग्य मतलब अच्छी तरह से अपना ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से अपना बोले तो योग्यता दिखाए, जो योग्य हो समाज में, जो जो चीज़ें प्रचलित है उन चीज़ों में आगे होने चाहिए। और अधिकतर शिक्षा क्षेत्र में आगे रहने से ही उन्हें ज़्यादातर लाभ होगी। वर्तमान समय में हमारे समाज में विभिन्न जातियां रहती है। कोई व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है। कह रहा है दोस्तों, इसमें जाति व्यवस्था पर आधारित जो भेदभाव थी अब वह बहुत कम देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। शहरों में जाति व्यवस्था तो बिल्कुल हट चुकी है। गांव में अभी भी कुछ जगहों पे ऐसी चल रही है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। अब धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगी, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। देखिए, हमारे समाज में एकता तभी आएगा जब यह जाति व्यवस्था खत्म होगी। तो यह बहुत ही समाज की एकता लाने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार की, अब क्या कर रहा है इसमें, इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है। चलिए, इसके पहले यहाँ कुछ दिया हुआ इसको देख लेते हैं। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिक्चर्स हैं, जो एक महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं के द्वारा हमारा जो संविधान बना है, हमारी जो यह इतनी बड़ी हमारे देश की जो इतनी बड़ी संविधान जो बना है, इनमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, इनमें सबसे बड़ा इनका रोल रहा है। हमारे देश क्या कर रहा है, हमारे देश के एक बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में जाना जाता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परिचित करा देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित वर्ग में आते थे, एक निम्न वर्ग की श्रेणी से ये आते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इसीलिए इसे दलित का नेता कहा जाता है, यानी दलित लोगों का इसे नेता माना जाता है, लीडर। तो जाति आधारित भेदभाव का इसे सामना करना पड़ा, किन्हें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जब वे 9 वर्ष के थे तो एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव जाना था। कोरेगांव जो महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, एक गांव का नाम है, एक जगह का, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है कोरेगांव। और उस दिन मतलब जब वह 9 वर्ष का था तो उन्हें एक दिन अपने पिता से मिलने को जाना था। कहाँ जाना था, कोरेगांव। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे जाना है,
लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कैसे जाना है। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता या नौकर का इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? स्टेशन में जाके एक नौकर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया था। अम्बेडकर को कोई लेने नहीं आए थे। अब क्या कर रहा है? वहाँ स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसे भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला तो उसके चेहरे पर घृणा भाव उत्पन्न हो गया। क्या कर रहा है कि उनकी मदद, स्टेशन मास्टर जो वहाँ के थे वो मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी जाति का पता चला, देखिए दोस्तों, जब इनकी जाति का पता चला तो उनसे वह दूर चले गए। उनसे वह घृणा भाव, मतलब उनके मन में घृणा की भाव उत्पन्न हो गई, और वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों को भी अंबेडकर की जाति का पता चल चुका था। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, और ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। और जब यह देखा कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ इतना घृणा व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्हें काफ़ी जो है विचलित, उनका मन जो हुआ विचलित हो गया। उनका मन जो है असामान्य हो, मतलब उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। तब उन्होंने फैसला किया कि हम इस जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि समाज में इस प्रकार की जाति व्यवस्था होने पर, इस प्रकार की जातिगत प्रथाएं होने पर लोगों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जाति व्यवस्था को हटाने के लिए कई प्रकार की आंदोलन चलाए, कई तरह के कार्य किए, कई तरह के महान इन्होंने कार्य किए। देखिए इसमें एक पिक्चर्स दिया है। मैं चल नहीं सकती, मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं अजीब दिखती हूँ? ये कह रहा है। यह कहता है मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा कहते हैं अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, क्या मैं पढ़ नहीं पाऊँगी? देखिए इसके पापा कह रहा है कि अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो क्या अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यह चल नहीं सकती है, इसको लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। अब और एक बच्चे की पिक्चर्स दी हैं। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमज़ोर हूँ। देखिए ये दिमाग से कुछ बना रहा है, कुछ पेंटिंग्स बना रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका हाथ पैर ही ठीक नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए जब जब हर कार्य को एक समान महत्व समझा जाए, जब हर कार्य को एक समान महत्व का समझा जाए, तो ही समाज में सभी कार्यों का महत्व बढ़ेगा। देखिए पिछले पृष्ठ के चित्रों को ध्यान से देखें। इन चित्रों में कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण है जिनकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। देखिए एक का देखा कि एक का आँख नहीं है, एक विकलांगता है, दिव्यांग है, जिनकी पैर और हाथ जो है सही रूप से कुशल नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और एक का जो था वो एक बच्चे जो थे वो पूरे रूप से विकलांग थे, हाथ पैर दोनों उनका विकलांग था, फिर भी वह पेंटिंग कर रहे थे। तो हमने ये चीज़ देखी। तो इन तीनों बच्चों में क्या थी? शारीरिक बनावट जो थी हमसे भिन्न थी। एक साधारण मनुष्य में हाथ पैर आँख कान सब ठीक होते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक भाग अगर खराब है तो वह दिव्यांग बन जाता है, यानी उसमें विकलांगता की गुण आ जाती है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि वह विकलांग है तो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह कुछ नहीं कर सकते। इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। यह दया के पात्र नहीं है। इन्हें भी समाज में वह अधिकार चाहिए जिसके वह हकदार हैं। देखिए समाज में हमें जो अधिकार मिला उन्हें भी वह अधिकार देना चाहिए।
हमें इनके प्रति सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते हैं उसी तरह इनके साथ भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए किसी भी व्यक्ति को जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक प्रेरणा इरा सिंघल की कहानी दी हुई है, जो 2014 में यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जो भारत की उच्च स्तरीय की परीक्षा हैं, और इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की अधिकारी है। क्या कर रही है? यह 2014 में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसमें इन्होंने पास की और आज जो है वह IAS बन चुकी है। इन्होंने इस सफलता के चौथे प्रयास में प्राप्त किया, मतलब इस सफलता को उन्होंने चौथी प्रयास यानी चौथी बार जो प्रयास किया, 4 बार इन्होंने लगातार एग्ज़ाम दिया और चौथी बार में यह इसमें इन्हें सफलता मिली। ये स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिला है वह स्कोलियोसिस नामक जो बीमारी उससे पीड़ित है। स्कोलियोसिस जो बीमारी होती है वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है। रीढ़ की हड्डी का अगर झुकाव होता है, झुक जाता है, तो इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हुई है। दिया है रीढ़ की हड्डी उनकी प्रभावित हुई है तथा बाजुओं की गति सही नहीं है। देखिए इनके बाजुओं की गति सही नहीं है। इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग महिला है, यानी भारत में ऐसी पहली महिला है, ऐसी पहली दिव्यांग महिला है जो इस लेवल पर पहुंची है और जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों के पद देने से मना कर दिया गया। देखिए इन्हें 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में भारतीय राजस्व सेवा जो IRS, इसको शॉर्ट में IRS बोलते हैं, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है इनका मतलब इंग्लिश में। और ये जो परीक्षा है यह भी उच्च स्तरीय परीक्षा है और इसमें भी यह सफल होने के बाद भी इसे शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने क्या किया, पद से मतलब उस पद को देने से मना कर दिया कि तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो। इस कारण से इन्हें उस पद से देने से मना कर दिया, पद को देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद इरा के पक्ष में निर्णय दिया गया और वे कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी हैं। मतलब बाद में 4 साल बाद उसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष जब अपना मामला को रखा तो उसे 4 साल बाद उसमें न्याय मिला और वह अपनी जो जिसमें उनका पद को हटाया गया था पुनः उसे मिल चुका था और वे उसके पहले कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी है, मतलब उसको अच्छी तरह से चला चुकी है। यह भी दिया गया है। तो देखिए ये महिला दिव्यांग थी फिर भी इतने बड़े पद में वह इतने मतलब इंडिया की सबसे उच्च स्तरीय की परीक्षा पास की और उन्होंने उस पद को ग्रहण किया और उनके साथ भी भेदभाव हुआ, फिर भी वह डटी रही और उनका विरोध करती रही और अंत में उन्हें सफलता मिली। तो दोस्तों हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, उन पर डटे रहना चाहिए, कभी भी उन पर हार नहीं मान लेनी चाहिए। और सफलता की जो बात है वह सफलता तो अपने मार्ग पर है। जब तक हम कठिन से कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, कठोर से कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए सफलता जो है, सफलता पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने परिश्रम, हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। सफलता अपने आप हमारे और चली आएगी, अपने आप हमारे सामने चली आएगी।
हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। देखिए, समानता के लिए आंदोलन। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति एवं समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलन थे। दलितों, औरतों, जनजातीय समाज और किसानों ने अपने अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में गैर बराबरी का जमकर विरोध किया जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए किए जाते थे। देखिए, समाज में बहुत तरह का विरोध हुआ। समानता के लिए आंदोलन चलाए गए, बहुत तरह के आंदोलन चलाए गए। ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के लिए, समाज में जो व्यापक असमानता थी, लोगों के बीच जो असमानता थी उसको ख़त्म करने के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए गए। और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? दलित लोग जो निम्न वर्ग के श्रेणी में आते थे, औरत लोग, जनजातीय समाज, जनजातीय यानी आदिवासी समाज जो होते हैं, और किसानों ने इन आंदोलन में भाग लिए थे और उनका जमकर विरोध किया था। यहाँ पे कुछ समाज सुधारक के नाम दिए हैं, उनके चित्र भी दिए हैं। देखिए, ये आपका स्वामी विवेकानंद है, ये ज्योतिबा फुल्ले हैं, ये रहा, ये आपका ज्योतिबा फुल्ले हैं, ये आपका राजा राम मोहन राय हैं। ये तीनों समाज सुधारक थे। इनकी काफ़ी योगदान रहा है समाज को सुधारने में। चलिए, मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफ़ी संघर्ष किया। देखिए, दलितों को पहले मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। उन्हें उसमें मतलब मंदिरों में प्रवेश निषेध था, मना था। तो दलितों ने संगठित होकर, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर उन पर काफ़ी संघर्ष किया, उन पर कई प्रकार के आंदोलन किए कि हमें भी वह हक दिया जाए, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हमें भी यह हक दिया जाए। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की कि जिस प्रकार पुरुषों को शिक्षा मिल रही उसी प्रकार महिलाओं को भी मिले। किसान और जनजातियों ने जमींदार से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। किसान जो लोग थे, किसान और जनजातीय लोग जो थे, यानी आदिवासी लोग जो थे, उन सभी ने ज़मींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। पहले ज़मींदार लोग क्या करते थे? किसानों की ज़मीन को हड़प लेते थे और उसी में वो दिन ब दिन अपना उन्हीं से उपजाऊ कराते थे और उनकी ज़मीन को धीरे धीरे वो हड़प लेते थे। इस तरह से उनकी ज़मीन पे वृद्धि होती जाती थी और किसान जो थे, किसानों के पास बहुत कम भूमि बचते थे, जिनके कारण उनका आजीविका नहीं चल पाता था, उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाता था। इसी कारण से उन्होंने ज़मींदारों के प्रति काफ़ी संघर्ष किया और ये ज़मींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे। उनके इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले राव जैसे विचारकों ने काफ़ी बल दिया। देखिए, उसके बाद इन संघर्षों में हमारे बड़े बड़े समाज सुधारक साथ थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई। ये सारे जितने भी समाज सुधारक थे ना, इन्होंने समाज में काफ़ी योगदान दिया। जो समाज में फैली व्यापक बुराइयां थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। ये रही थी इनकी योगदान। अब क्या कर रहा है भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव एवं इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष से परिचित थे। यानी सभी लोग जानते थे कि किस तरह हमारे साथ भेदभाव हुआ है और किस तरह होता आ रहा है। इसीलिए लोग जो थे इनका विरोध करना चाहते थे।
अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। देखिए, हमारे संविधान में कई तरह के प्रावधान लाए गए हैं कि लोगों के साथ, प्रावधान का मतलब होता है कि नियम, जो नियम या कानून बना है उसका प्रतिपालन हो। हमारे देश में सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, सभी लोगों को बोलने का अधिकार मिले, अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद कई सारे समानता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति हमारे जो निर्माणकर्ता थे, संविधान के जो निर्माणकर्ता थे, उन्होंने ये प्रावधान रखे। तो पहला प्रावधान क्या था? देखिए, भारत का हर नागरिक, क्या कहा गया कि भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। कहा गया कि कानून की नज़र में सब व्यक्ति जो है समान है, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाले हैं, कितने भी गरीब हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब है, कानून की नज़र में, कानून के दायरे में सब समान है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया कि चाहे वह धर्म के नाम पर हो, लिंग हो, जाति के आधार पर हो, इन आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हैं तो वह कानूनी अपराध है और उन्हें सजा भी हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। वहाँ क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना आपको अधिकार दिया जाएगा उतना दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही अवसर मिलेगा। और इसमें और एक चीज़ कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है मतलब छुआछूत जो होता है, और स्पर्श का मतलब होता है छूना, तो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। यानी अगर कोई किसी के साथ छुआछूत जैसी अपराध करता है तो वह एक कानूनी अपराध माना जाएगा और इसका दंड भी उन्हें मिलेगा। तो कहा गया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। इसे देश में अब कोई भी मान नहीं सकता, उसे कोई लागू नहीं कर सकता। ये पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान क्या था कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं। दूसरा प्रावधान में था कि राज्य का कोई धर्म अपना नहीं है, राज्य की नज़र में सारे धर्म समान है। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी है। मतलब जो भी लोग रहते हैं वे अपनी पसंद के धर्म मान सकते हैं, इसमें उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई। हमारे देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। और धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो, यानी निष्पक्ष हो, जो किसी के धर्म की ना तो बड़ाई करे ना उनकी अवहेलना करे, बल्कि सभी धर्मों को वह समान रूप से माने। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश किसी भी धर्म के पक्ष में ना है ना तो विपक्ष में है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है वह हमारी एकता को दर्शाता है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है तो हम अक्सर, हमारे समाज में रहने वाले अक्सर सभी लोग उसमें इकट्ठा होते हैं और हम एक दूसरे के जो धर्म है उनका सम्मान करते हैं। यह कहा गया कि विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यह प्रावधान रखा गया। तीसरा प्रावधान क्या कहा गया कि सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं,
लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार महिला और पिछड़े हुए समुदाय के लिए विशेष कदम उठा सकती है। क्या कहा गया कि सभी लोगों को अपनी पसंद का पैसा चुनने का अधिकार है, लेकिन सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। और कुछ प्रावधान ऐसा भी किया गया जिनमें जो लोग प्राचीन काल से उच्च वर्ग के लोगों से अत्याचार सहते आ रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी छूट दे दी गई। जैसे महिला और पिछड़े हुए समुदाय, यानी पिछड़े समुदाय में कौन, अनुसूचित जाति जनजाति और जनजाति समाज में जितने भी लोग आते हैं, दलित वर्ग, ये सारे जितने भी थे, इन पर थोड़ी सी छूट दी गई। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। देखिए पिछड़े वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे महिला और बच्चे आते हैं, अनुसूचित जातियां आते हैं, अनुसूचित जनजातियां आते हैं, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग। पिछड़ा वर्ग हो गया अल्पसंख्यक वर्ग, यानी जिसकी संख्या कम है, जिसके समाज में मान लीजिए समाज में आपका 100 आदमी है, उनमें से मान लीजिए कि 90 आदमी हिंदू है और 10 आदमी ईसाई है, तो ईसाई लोग जो होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे और 90 आदमी जो हिंदुओं का है वो बहुसंख्यक होंगे। यानी ये इनको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए इनको भी कुछ आरक्षण दिया गया। उसके बाद दिव्यांग यानी जो विकलांग है, विकलांग लोगों के लिए भी कुछ छूट दी गई। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमज़ोर एवं पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाएं, यह सरकार का काम था। अब चौथे प्रावधान की बात कर रहे हैं कि हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कोई भी भाषा को बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें हमें पूरी स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। कहा गया कि लोग अपने विचार को पूर्ण रूप से किसी के साथ, किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में वह बोल सकता है। अतः हर भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कार्य तभी पूरा हो सकते हैं जब सरकार जो ये प्रावधान दिए गए इनको मतलब सरकार जो ये कदम उठाएं इनको पूरा किया जाए। तो देखिए सरकार और जो संघर्ष में जितने भी लोग थे, उस आंदोलन में जितने भी लोग भाग लिए थे, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी समाज में इन चीज़ों में बदलाव होगी। साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को ख़त्म करना होगा ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। और क्या कह रहा है दोस्तों कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता जो था, ये दोनों अवधारणा को ख़त्म करना होगा, तभी सामाजिक समरसता बनी रहेगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। ये आपका भेदभाव, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश मीनिंग्स होता है डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है समुदाय, जिसका मीनिंग होता है कम्युनिटी। पूर्वाग्रह प्रिजुडिस, संघर्ष स्ट्रगल। जाति का होता है कास्ट। रूढ़िवादी का ऑर्थोडॉक्स, अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी, समानता का इक्वलिटी। तो आपका ये होमवर्क रहा, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। ये इसमें बोल रहा है कि लोगों में उच्च नीच का भेदभाव डैश उत्पन्न करता है, तो सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सामाजिक
सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। सामाजिक अब देखिए इसमें दूसरा कह रहा है कि किसी को कंजूस मानना डैश है, तो क्या है? पूर्वाग्रह है। किसी के बारे में जाने समझे बिना जाने सोचे समझे कुछ धारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तीन नंबर का रहा है कि डैश हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। तो कौन सा गुण है जो हमें मतलब वह कौन सा चीज़ है जो हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है? तो रूढ़िवादी धारणा हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि डैश हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। तो रूढ़िवादी धारणा हो जाएगी। रूढ़िवादी धारणा उसके बाद कह रहा है भारत में सभी व्यक्ति को समान डैश एवं डैश प्राप्त है। तो समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। हम लोग पढ़े थे कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर फिर से लिख देते हैं, समान अधिकार और समान अवसर हो जाएगा। समान अवसर प्राप्त है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति किस प्रकार धारणा बनाते हैं? तो देखिए, अपने से भिन्न किस प्रकार की धारणा बनाते हैं? रूढ़िवादी धारणा, जो दूसरों से भिन्न होती है। जब हम अपने चीज़ को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो वह रूढ़िवादी धारणा बन जाती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा। अब क्या कर रहा है? दूसरा नंबर, समाज में लड़का और लड़कियों से अलग व्यवहार की अपेक्षा क्यों किया जाता है? क्योंकि लड़कियों, अभी बताए थे कि समाज में लड़का और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। क्योंकि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा के कारण ये जो दो धारणा है, रूढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह, इन्हीं के कारण हम लड़के और लड़कियों के बीच अंतर करते हैं। उनके व्यवहारों में अलग अलग हम इच्छा रखते हैं कि लड़की ये कर सकती है, लड़का वो कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं कर सकता। ऐसी तरह तरह की अपेक्षाएं हम रखते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा
रूढ़िवादी धारणा हो गया, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले किन्हीं 4 नेताओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया, हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेता में जैसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे जो थे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो इनके नाम लिख लेना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले, इन का नाम लिखना है। इनमें से किन्हीं 4 का नाम लिखना है। 4 नाम लिखने के लिए कहे गए हैं। चौथा क्वेश्चन, पूर्वाग्रह किस प्रकार का सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है? तो चलिए इसका उत्तर भी लिख लेते हैं। पूर्वाग्रह किस प्रकार के सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न करता है? तो यह महिलाओं के प्रति, देखिए, महिलाओं के प्रति हीन भावना लाता है, यौन हिंसा करता है, घरेलू हिंसा करता है। तो इन्हीं को लिखना है, घरेलू और यौन हिंसा और हीन भावना, यहाँ पे लिख दीजिएगा हीन भावना। और विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतरों को बताइए। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतर हम पढ़ें कि किस प्रकार सामाजिक अंतर किया जाता है हमारे समाज में। जैसे आपकी होगी भाषा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, भाषा के आधार पर अंतर, लड़के लड़की में अंतर, पुरुष महिलाओं में अंतर, जाति को लेकर अंतर, शारीरिक बनावट के आधार पर जो सामाजिक अंतर किया जाता है। तो ये सारे कारक जो हैं लिख दीजिएगा। 2-3 कारक लिखने से ही आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतरों को बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा कि लैंगिक, जातिगत, यानी स्त्री पुरुषों के बीच तथा शारीरिक बनावट की दृष्टि से सामाजिक अंतर हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। ये सारे 2-3 लिख दीजिएगा कारक। एक आपका महिला पुरुषों के बीच जो सामाजिक अंतर देखने को मिलता है, उसके बाद आपका शारीरिक बनावट के अंतर्गत जो देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर धार्मिक भेदभाव जो देखने को मिलता है, ये सारे आपको लिखना है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। कृपया यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही अगर इस चैप्टर को पढ़ने में अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।